हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी एपीएफओ की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इसका एग्जाम कब तक होगा और इसके लिए तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, तो उसके लिए हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक वीडियो और प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हम रणनीति के बारे में समझेंगे, स्पेशली आगे आने वाले वीडियो में कि हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए, कि हमारे जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं उनको हमें कैसे पढ़ना है और जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको कैसे तैयार करना है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी ईपीएफओ का जो 2025 का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आए हुए औद्योगिक संबंध और लेबर लॉ के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई जो यूपीएससी ईपीएफओ का है वो ट्रेंड क्या है, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस है, अगर हम एक बार सिलेबस की ओर नजर डालें तो जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, एक बार सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा और साथ ही साथ में आपका कल्चर वाला पार्ट भी पूछा जाता है। और क्या पार्ट पूछा जाता है? कल्चर का पार्ट पूछा जाता है। तो हिस्ट्री से आपके दो चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आपकी इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलती है, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी के बाद में आपको और क्या देखने को मिलेगा भाई? इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और करेंट अफेयर्स। तो ये आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल सब्जेक्ट हैं, स्पेशल सब्जेक्ट कौन से जो एपीएफसी में स्पेशल पूछ जाते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो कौन से हैं भाई? एक देखेंगे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में देखने को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी के बाद में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और स्टेट्स देखने को मिलता है, स्टेटिस्ट। ये हमारे कुछ स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एक जनरल एप्टीट्यूड का भी पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, इसी में 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, जनरल एप्टीट्यूड के। तो ये जो हमारा है एपीएफसी का सिलेबस रहता है। ये किसका सिलेबस है भाई? एपीएफसी का। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो एपीएफसी के ही केवल 80 पद आ रहे हैं, 80 वैकेंसी एपीएफसी की केवल आ रही है। क्योंकि जो ईओ और एओ है, यानी जो ईओ की वैकेंसी और एओ की वैकेंसी है ना, यानी अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके जो वैकेंसी है, पद हैं, वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, ईपीएफओ के द्वारा विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अच्छे से यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा आयोजित ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। जो कोर्स है 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो हमारे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। इसमें हर सब्जेक्ट का अच्छे से आपको वीडियो के माध्यम से और एमसीक्यूज के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ में 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनके लिए ये 399 रुपए का है। ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड यूज करना है। जैसे ही आप ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड यूज करेंगे, ये कोर्स आपको मात्र 399 में मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी ऑफर चल रहा है 35% का। जैसे ही आप ईपीएफओ 35% यूज करेंगे, तुरंत आपको ये कोर्स जो है वो 499 रुपए का मिल जाएगा। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसमें जो क्लासेस हैं वो लगभग क्लासेस जो है बेसिक सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन से पहले ही हम पूरी करा देंगे, जो बेसिक सब्जेक्ट होगा। और जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो हम आगे आने वाले हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस समय से हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और साथ ही साथ में अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और इससे पहले 2025 में जो हमारा कोर्स था वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 2025 के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो 2025 के जितने भी वीडियो है वो सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसी कोर्स के अंतर्गत ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आप स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी पहले ही कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा इसको एक बार।
निम्नलिखित में से कौन सी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत एक वर्तमान विद्यमान योजना नहीं है? तो इसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए, इसमें पूछा गया कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और प्रकीण उपबंध अधिनियम जो 1952 का है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं जो है वो आती हैं और कौन कौन सी योजना जो है इसके अंतर्गत नहीं है। पूछा गया कि कौन सी योजना नहीं है, ये चीज पूछा गया है। तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 ये तो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद में कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976, ये वाली भी इसके अंतर्गत योजना आती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, ये वाली योजना भी इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत योजना आती है। अगर हम बात करें कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना जो है ये नहीं आती है। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना यानी जो 1971 की ये स्कीम है, इसको किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसको 1995 की जो कर्मचारी पेंशन योजना है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम जो है, ईपीएस स्कीम, कौन सी? 1995, इसके तहत क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ये जो योजना है परिवार पेंशन योजना, इसको कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो 1995 में योजना आई थी उसके तहत प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और ये जो हमारा है पहला क्वेश्चन बनता है लेबर लॉ का पहला क्वेश्चन बनता है जो यहाँ से पूछा गया था, जो कि हमने 2025 में जो लेक्चर लिए थे उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन बताया था और आपको इसके बारे में बताया था। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912। एक अधिनियम है 1912 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम। इसके अंतर्गत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में से एक पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 लागू नहीं होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पर क्या है, प्रतिष्ठानों में से किसी एक पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 जो है वो लागू नहीं होता है? एक एक के बारे में समझेंगे। ऑप्शन डी से देखते हैं, ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा वे विद्युत शक्ति के उपयोग के बिना प्रचालन में हैं। तो भाई ऐसा तो है, इसमें तो लागू होगा ही होगा। इसके बाद में ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा वे विद्युत शक्ति के उपयोग के बिना प्रचालन में है। भाई 50 से अधिक व्यक्ति नियोजित है तो कैसे हो सकता है? 50 से अधिक व्यक्ति तो नहीं होंगे ना। यहाँ पर क्या है 20 से कम में कैसे हो सकता है? ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 70 से कम व्यक्ति नियोजित हैं और वे विद्युत शक्ति का उपयोग करते हुए प्रचालन में हैं, तो विद्युत शक्ति के उपयोग भी कर रहे हैं और 70 से क्या है? कम है। अगला ऑप्शन है ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हैं और वे विद्युत शक्ति के उपयोग के बिना प्रचालन में हैं। तो ये क्या है? इस स्थिति में देखेंगे जहां पर 50 से कम कैंडिडेट हैं, 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, उस स्थिति में विद्युत शक्ति के उपयोग के बिना जो प्रचालन में आता है तो उसमें क्या है? भविष्य कर्मचारी भविष्य और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 जो है लागू नहीं होता है। भाई जिस संस्थान में पहले से ही कम लोग हैं और वहां पर विद्युत का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, विद्युत के द्वारा मशीनें नहीं चल रही हैं, तो वहां पर कैसे ये कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध 1952 कैसे लागू हो सकता है जहां पर ऑलरेडी से पहले से ही कम लोग हैं? यहाँ पर आप कहेंगे सर 20 से कम, तो 20 से कम की तो बात हुई नहीं है ना इस अधिनियम में। इस अधिनियम में कितने की बात हुई है? वो 50 से कम नियोजन की बात हुई है। मतलब जो नियोजित व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं कर्मचारी है 50 से कम होने चाहिए। 20 से कम वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन 20 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ऑप्शन ना दिया गया होता 50 से कम वाला, तब ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन जब हमारे रूल के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से ये वाला ऑप्शन दिया गया है, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीमान एक्स की 20,000 प्रतिमाह मजदूरी पाते हैं। एक व्यक्ति है, कोई भी है, एक्स व्यक्ति है, ये क्या पा रहे हैं? 20,000 रुपए प्रतिमाह मजदूरी पाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन ईएसआई योजना में क्या योगदान होंगे? ईएसआई योजना मतलब कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अगर मैं स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम के तहत जो योगदान रहता था, वो योगदान क्या रहता है? वो योगदान रहता है कि जो नियोक्ता होगा यानी जो मालिक होगा उसको कितना देना होगा? नियोक्ता को देना होगा भाई कितना? 3.25%। नियोक्ता का कितना योगदान होता है? 3.25%। अगर मैं बात करूं मजदूर की या कर्मचारी की, मजदूर या फिर कर्मचारी की बात करूं
तो कर्मचारी का कितना योगदान होता है? कर्मचारी का योगदान होता है 0.75%। ये कर्मचारी का योगदान होता है। इतना तो आपको पता होगा। अब जो सैलरी है वो कितनी है व्यक्ति की? श्रीमान एक्स जो है भाई, एक्स व्यक्ति हैं जो, या फिर हम यहाँ पर मोहन ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, इनकी सैलरी है 20,000 रुपए। अगर हम 20,000 रुपए का कितना निकालेंगे, 3.25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो इनका आ जाएगा 650, 200 और यहाँ से ये 2 जीरो और कट जाएंगे, ये वाले जो पॉइंट हटेगा ये जीरो और, तो 325 दूना कितना होता है? 650 होता है। तो 650 हो जाएगा नियोक्ता का। अब देखेंगे हम नियोक्ता का योगदान, यहाँ पर 350 दिया गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर 650 दिया गया, आप दूसरा भी देख लेते हैं 950, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 150 दिया गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। योगदान कितना होगा? नियोक्ता का योगदान 650 रुपए और कर्मचारी का योगदान जो होगा वो कितना होगा? 150 रुपए कर्मचारी का योगदान होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हित लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारी को नहीं दिया जाता है? कौन सा हित लाभ जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत जो है वो नहीं दिया जाता है? तो पहला देखेंगे अस्वस्थता हित लाभ, तो ये तो दिया जाता है। प्रसूति हित लाभ, ये वाला भी दिया जाता है। निःशक्तता हित लाभ, ये भी दिया जाता है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य हित लाभ की, भाई अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको उस चीज का तो हित लाभ नहीं मिलेगा ना, वो काम करेगा उतना ही वो कमा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी से स्वस्थ है, अगर वो अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, तब उसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के द्वारा हित लाभ दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति प्रसूति है, प्रसूति हित लाभ भी मिलेगा। भाई कोई महिला है अगर प्रेग्नेंट है तो उसको भी ये हित लाभ दिया जाएगा निःशक्तता के समय। और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, और अंत्येष्टि के समय भी दिया जाता है हित लाभ, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कर्मचारी को हित लाभ जो है वो किसका नहीं मिलेगा? स्वास्थ्य हित लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सभी हित लाभ मिलेंगे। कौन सा हित लाभ नहीं मिलेगा? स्वास्थ्य हित लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सारे हित लाभ जो है वो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। मजदूरी का भुगतान जो है वो चालू सिक्कों में किया जा सकता है। मजदूरी का भुगतान कैसे किया जा सकता है? चालू सिक्कों में किया जा सकता है। मजदूरी की अवधि जो है वो साप्ताहिक भुगतान के लिए निर्धारित की जा सकती है। भाई मजदूरी का भुगतान जो है वो चालू सिक्कों में किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी के अनुसार कि कितना हम भुगतान कर सकते हैं। भाई अगर हमें किसी को 10,000 रुपए पेमेंट करना है तो 10,000 पेमेंट में हम ये देखेंगे कि इसमें जो सिक्के हैं, हम सिक्के मैक्सिमम सिक्के कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम सिक्के कितने दे सकते हैं। जब हम इकोनॉमी का लेक्चर पढ़ाएंगे आपको इन सब चीजों के बारे में, मनी वाले टॉपिक में, मुद्रा वाले टॉपिक में, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई अगर सिक्कों में किसी का भुगतान करना हो। अब जैसे सपोज करिए आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेने पहुंचे, शोरूम में पहुंचे, आपने 10 लाख की गाड़ी पसंद की, तो क्या आप उनको 10 लाख रुपए के सिक्के तो नहीं दे सकते हैं? आप वहां पर क्या देंगे? जो वहां के लिए एक प्रॉपर मनी है, जैसे कि आप या तो कैश देंगे तो पूरा 500 का नोट देंगे, या फिर क्या करेंगे, चेक के माध्यम से करेंगे, या तो फिर आप ईएमआई वगैरह करा लेंगे, लोन लेकर करा लेंगे। लेकिन आप 10 लाख के पूरे सिक्के नहीं दे सकते हैं। मतलब 10 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख का पूरा सिक्का नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही मजदूरी अगर किसी व्यक्ति की 10,000 है तो 10,000 का जो भुगतान है वो पूरे सिक्के के माध्यम से नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है, ये बात सत्य है। तो यहाँ पर तो बात ये पूछी गई कि मजदूरी का भुगतान चालू सिक्कों में किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मजदूरी की अवधि साप्ताहिक भुगतान के लिए निर्धारित की जा सकती है, तो ये भी निर्धारित की जा सकती है। भाई किसी व्यक्ति ने 1 सप्ताह तक काम कर लिया तो 1 सप्ताह बाद वो अपना पेमेंट ले सकता है, मतलब पूरे सप्ताह का पेमेंट ले सकता है। तो ये वाला भी क्या है, साप्ताहिक भुगतान के लिए निर्धारित की जा सकती है। अगला ऑप्शन है, 1,000 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में मजदूरी का भुगतान मजदूरी की अवधि के अंतिम दिन के उपरांत 7वें दिन में समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? देखिए गलत इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर बताएगा कि 1,000 से अधिक कर्मचारी, और मैंने आपको बताया था कि मजदूरी संदाय अधिनियम जो है, कौन सा है, मजदूरी संदाय अधिनियम जो है 1936 का मजदूरी संदाय अधिनियम, इसमें बताया गया था कि जो मजदूरी है जहां पर 1,000 से ज्यादा लोग हैं, 1,000 से क्या है, ज्यादा लोग हैं, तो 1,000 से ज्यादा लोगों के लिए जो टाइम है वो 7 दिन का नहीं होता है। टाइम जो है वो 7 दिन का नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, वहां पर टाइम 10 दिन का होता है। वहां पर क्या टाइम होता है, 10 दिन का होता है। और जहां पर 1,000 से कम लोग होते हैं,
1000 से जहां पर कम लोग होते हैं वहां पर मजदूरों को मजदूरी जो है उनकी वो 7वें दिन से पहले मिल जानी चाहिए, 7वें दिन से पहले मिल जानी चाहिए। अब सपोज करिए ऐसा क्यों भाई, जहां पर 1000 से कम होंगे तो उनको तो मजदूरी मतलब सैलरी आराम से दी जा सकती है 7 दिन के अंतर्गत। जहां पर 1000 से ज्यादा है भाई, 20 से 25 हजार लोग हैं या 2000 3000 लोग हैं, तो उनको जरूरी नहीं कि 7 दिन के अंदर सैलरी वितरित कर दी जाए, हो सकता है उनको थोड़े दिन बाद टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो टाइम है वो 10 दिन का दिया गया है जहां पर 1000 से ज्यादा लोग हैं, और जहां पर 1000 से कम लोग हैं उनको 7 दिन के अंदर मजदूरी देनी अनिवार्य हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही, ये वाला जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के उपरांत 7वें दिन की समाप्ति समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या लिखा है, 7वें दिन से समाप्ति से पहले, और यहाँ पर क्या है 1000 से अधिक। जब 1000 से अधिक है तो यहाँ पर 7वें दिन ना होकर क्या होता, 10वें दिन से पहले, यानी 10 दिन से 10वें दिन की समाप्ति से पहले हो जाता। तो ये विकल्प सही हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन वहां स्टेटमेंट में 7वां दिन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, 1 और 2 यानी ये दो स्टेटमेंट सही है, बाकी ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कटौतियां मजदूरी से की जा सकती हैं, कौन सी कटौतियां जो हैं वो मजदूरी से की जा सकती हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नियोजक द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और सेवाओं के लिए कटौतियां, नियोजक द्वारा प्रदत्त सुविधाएं और सेवाओं के लिए कटौतियां की जा सकती हैं। अग्रिम की वसूली के लिए कटौतियां, अगर किसी व्यक्ति ने अग्रिम वसूली पहले से ही रुपए ले लिए हैं तो उसकी भी कटौती की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, अगर किसी ने पहले से ही पहले भुगतान कर लिया, भुगतान पहले से ही भुगतान ले लिया हो या पेमेंट ले लिया हो तो उसके लिए भी कटौती की जा सकती है। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन भी पहला ऑप्शन भी, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। सहकारी समितियों को किए गए भुगतान के लिए कटौतियां, तो ये वाला भी तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा अधिनियम की बात हो रही, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की बात हो रही है, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो कटौतियां हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती हैं। जो कटौतियां हैं इनकी धारा क्या है, मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत ये कटौतियां आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, धारा 7 के अंतर्गत ये कटौतियां आती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बिना किसी जटिलता के एक नेत्र की हानि, मतलब किसी व्यक्ति है जो काम कर रहा है बिना किसी जटिलता से एक नेत्र की उसकी हानि हो जाती है, तो देखेंगे जबकि दूसरा प्रसामान्य हो, मतलब एक व्यक्ति है जो बिना किसी जटिलता से उसकी एक आंख तो खराब हो गई है लेकिन उसकी दूसरी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हो। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 की अनुसूची 1 के अंतर्गत किस प्रकार की क्षति मानी जाएगी। तो भाई किसी व्यक्ति का केवल एक आंख को नुकसान पहुंचाए, एक आंख जो है वो पहले तरीके से ही सही तरीके से काम कर रही है, तो ये जो कौन क्या होगी क्षति होगी, ये किस प्रकार की क्षति होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये स्थायी पूर्ण निशक्तता होगी, तो भाई स्थायी क्षति तो होगी, ये बात तो पता भाई, एक आंख अगर पूरी तरीके से खराब हो गई है, एक आंख जो है वो पूरी तरीके से अगर खराब हो गई है तो ये जो एक आंख खराब होने की वजह से क्षति जो होगी वो किस प्रकार की होगी, ये स्थायी क्षति होगी। कैसी क्षति होगी भाई, अगर पूरी तरीके से खराब हुई तो स्थायी क्षति होगी, जब स्थायी क्षति होगी तो जहां जहां पर अस्थायी है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टरी परीक्षण के बाद आधार पर डिसाइड होगा, डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, तो डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर तो निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है पहले से ही भाई बताया गया है कि एक आंख खराब हो गई है, तो जब एक आंख खराब होगी तो क्षति कैसी होगी, स्थायी क्षति होगी। मतलब ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पर पूछा गया क्या पूर्ण निशक्तता होगी, पूरी तरीके से तो भाई बर्बाद नहीं हो जाएगा, वो व्यक्ति काम पे आएगा, वापस काम पर आएगा, अपना काम भी करेगा, जब काम करेगा तो पूर्ण निशक्तता भी नहीं होगी, तो कैसी होगी, आंशिक निशक्तता होगी। एक आंख ही तो खराब होगी, काम हो सकता है हाथ से भी कर ले, एक आंख से दिखाई दे रहा है उससे भी काम कर सकता है, तो क्या हो जाएगी
स्थायी आंशिक निषक्तता हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये 2025 में काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने जो कोर्स बनाया था पूरा 2025 का, उसमें से जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो 100% क्वेश्चन आपको हमारे कोर्स से देखने को मिल गए थे। अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं लिया है तो एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप अपना कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स, कोई एक व्यक्ति एक्स है, इसकी आयु कितनी है? 48 वर्ष है। एक खदान में काम कर रहा था जहां भूमिगत काम के दौरान उसके साथ कोई घातक दुर्घटना होती है और जिस समय वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसको कितनी सैलरी मिल रही थी? उसको 12,000 रुपए की मासिक सैलरी मिल रही थी। मासिक मजदूरी कितनी मिल रही थी? 12,000 रुपए की। अगर यहाँ पर हम बात करें तो भाई जब उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसकी सैलरी कितनी होती है भाई? 12,000 रुपए सैलरी होती है। अगर पूछा जाए कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के अधीन उसको कितनी क्षतिपूर्ति, अब उसको कंपनसेशन जो है वो कितना देना होगा, क्षतिपूर्ति कितनी देनी होगी, और उपयुक्त गुणक क्या बताया गया? गुणक बताया गया 159.80 का गुणक बताया गया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि उसको जितनी भी मजदूरी मिल रही थी 12,000 रुपए की, और ये किस अधिनियम के द्वारा क्षतिपूर्ति की बात हो रही है? अधिनियम कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के द्वारा। मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान कि जो कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम जो है, यानी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 जो है, इसके द्वारा जो क्षतिपूर्ति होगी वो जितनी भी व्यक्ति की सैलरी होगी उस सैलरी का कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। उस सैलरी का कितना क्षतिपूर्ति दी जाएगी? उस सैलरी की 50% क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और एक गुणक भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई उसने जो काम किया वो किस हिसाब से किया है। तो इसमें गुणक कितना बताया गया? 159 तो हम इसका निकालेंगे तो 12,000 का 50% कितना होगा? आप बताएंगे सर 12,000 का जो 50% होगा वो हो जाएगा हमारा 6,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। 12,000 का 50% हो जाएगा। अब गुणक देखेंगे, गुणक कितना है? तो 6,000 का 159.80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो ये हो जाएंगे 4 जीरो, और इसके बाद में ये हो जाएगा 9,58,800। तो दो दो दशमलव दो डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, कितना हो जाएगा? 9,58,800 रुपए की कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सही तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा, ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षतिपूर्ति कितनी होती है? 50% की क्षतिपूर्ति होती है। इस चीज का आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आता है? 1947 में आता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा के संबंध में जब मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो मैराथन ली थी यूट्यूब पर, उसमें सबसे पहले यही मैंने बताया था, इसकी परिभाषा के बारे में और इससे संबंधित जो केस हुआ था वो बताया था। और वहां पर मैंने ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और 2025 में पूछ भी लिया गया था। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा के संबंध में ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया गया था। कौन सा अधिनियम था? कौन सा केस था? तो आप बताएंगे सर जो बंगलौर का केस था, बंगलौर जल आपूर्ति एवं मल व्यवस्था बोर्ड बनाम आर राजप्पा AIR 1978, और SC जो सुप्रीम कोर्ट की फाइल है वो 548 नंबर। तो ये केस था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये याद करने वाला है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपयोगिता नहीं है, एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं रासायनिक उर्वरक उद्योग, तो भाई ये तो सार्वजनिक उपयोगिता है इसकी। इसके बाद में पाइराइट उत्खनन की बात करूं तो जहां पर भी खाद्यान्न वगैरह होंगी, और पाइराइट्स क्या है? तो पाइराइट्स उत्खनन जहां पर किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग वर्कर काम कर रहे होंगे वो भी स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर यहाँ का जो मालिक होगा वो क्या कर सकता है? तालाबंदी कर सकता है, यानी लॉकआउट कर सकता है। इसके बाद में एलुमिना, एलुमिना और एल्यूमिनियम उत्पादन, जहां पर भी एलुमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन हो रहा है ये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं चाय बागान की, तो चाय बागान जो कैसा होता है? एक तरीके से निजी होता है। बागान की बात हो रही है जहां पर चाय
जो पौधे लगाए जाते हैं, पौध की जहां पर लगाए जाते हैं, तो उसकी बात हो रही। तो इसके अंतर्गत जो मजदूर होते हैं भाई, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई एक काम नहीं करेगा तो जो मालिक होगा, जो बागान के मतलब जो इसकी खेती कर रहा होगा, तो वो दूसरे मजदूर को ले आएगा, वो लोग काम करेंगे। लेकिन इस स्थिति को देखा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की जो प्रथम अनुसूची है, उसमें इसको सार्वजनिक उपयोगिता नहीं माना गया है। इसको कैसा माना गया कि भाई यहाँ से चाय की पत्तियां टूटेंगी और वो जाकर फैक्ट्री में जाएंगी। जब यहाँ पर फैक्ट्री की बात होती है, जहां पर चाय का प्रॉपर चाय पत्ती बनाई जाती है, टी लीव्स का और तोड़कर जो चाय पत्ती बनाई जाती है और उसके बाद में पैकेजिंग होकर जो सेल होती है, अगर उस फैक्ट्री की बात होती तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उद्योग की नजर में आता। लेकिन यहाँ पर चाय बागान की बात हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता में नहीं आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिया गया 6 सप्ताह की सूचना देने वाला क्या हो जाता, अधिदेश लागू होता है? तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? पहला पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने से पहले। तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में अगर कोई व्यक्ति कैसा है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत है, तो अगर वो व्यक्ति हड़ताल पर जाना चाहता है या स्ट्राइक करना चाहता है, तो भाई उसको सबसे पहले 6 सप्ताह पहले, मतलब लगभग 1.5 महीना पहले क्या करना होगा, उसे बताना होगा कि भाई हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं, हड़ताल पर जा रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। जैसे ईपीएफओ के द्वारा क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि ईपीएफओ में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, तो ये कर्मचारी क्या है, हड़ताल पर जाते हैं। तो ये हड़ताल पर जब जाते हैं, तो जाने से पहले ये 6 सप्ताह पहले, यानी 6 वीक पहले क्या है, उसका एक नोटिस देते हैं कि हमें हड़ताल पर जाना है, हमारी ये मांगे, अगर हमारी मांगे पहले ही पूरी कर दो तो हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने नोटिस दिया था कि ईपीएफओ के अंतर्गत जो व्यक्ति पहले से कार्यरत हैं, उनका प्रमोशन करके उन्हें ही ईओ और एओ बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये नोटिस दिया और भाई ईपीएफओ ने मान भी लिया, क्योंकि उन्होंने नई वैकेंसी नहीं निकाली भाई, 311 वैकेंसी आने वाली थी और ये 311 वैकेंसी जो है वो इसी वजह से कैंसिल हो गई, निरस्त हो गई। अब क्या है, इन्होंने हड़ताल पर जाने से पहले 6 सप्ताह पहले नोटिस दिया। अगर वो लोग मान जा रहे हैं, भाई नियोक्ता अगर मान रहा है तो हड़ताल नहीं होगी, अगर नियोक्ता नहीं मान रहा तो हड़ताल होगी, लेकिन 6 सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य है। लेकिन कैसी, सार्वजनिक उपयोगिता वाली जगह पर, यानी जहां पर पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जहां पर होंगे, उनको 6 सप्ताह पहले ये नोटिस देना होगा। ये ऑप्शन क्या है, ये जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिया गया जो 6 सप्ताह की सूचना है, वो 6 सप्ताह की पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा देने वाले नियोक्ताओं पर, भाई नियोक्ता भी, तो अगर नियोक्ता भी तालाबंदी यानी लॉकआउट की बात करता है, तालाबंदी की बात करता है, तब भी उसे भी तो घोषणा करने से पहले 6 सप्ताह पहले नोटिस देना होगा कि भाई हम ये काम कर रहे हैं कि इसको बंद कर रहे हैं या इसको प्राइवेट कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना दूसरी जगह देख लो या कुछ भी कर लो। तो उसको भी क्या है, 6 सप्ताह पहले, तालाबंदी करने से पहले क्या देना होगा, उसे सूचना देनी होगी, नोटिस देना होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, औद्योगिक विवाद अधिनियम में 1947 में किसके बारे में बताया गया? इसमें बताया गया विवाद के बारे में, यानी डिस्प्यूट के बारे में बताया गया कि जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और विवाद की स्थिति जब ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में देखा जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा स्ट्राइक की जाती है और जो नियोक्ता होते हैं उनके द्वारा तालाबंदी किया जाता है। जब कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं तो तब भी नुकसान किसको होता है, फैक्ट्री का नुकसान होता है या फिर जो उस संस्थान का नुकसान होता है। और जब तालाबंदी की जाती है तो तालाबंदी के द्वारा क्या होता है, जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत होते हैं उनका नुकसान होता है। किसी भी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने से पहले, भाई यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अगर आप किसी भी सेवा में हैं, कार्यरत हैं और वहां पर कर्मचारी पर हड़ताल पर जाने से पहले अगर 6 सप्ताह पहले स्ट्राइक दें, तो 6 सप्ताह में तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कम 7 दिन का नोटिस, मतलब 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा किसी भी, अगर यहाँ पर होता 7 दिन से पहले, 7 दिन पहले नोटिस देना होगा, तब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या, 6 सप्ताह पहले, भाई 6 सप्ताह बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और किसी भी सेवा के लिए। तो प्राइवेट वाले तो क्या करेंगे भाई, इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति में श्रीमान एक्स को उपदान संदाय, जिसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी बोलते हैं, उपदान संदाय अधिनियम, और ये कब आता है? 1972 में आता है। इसके अंतर्गत ग्रेच्युटी दे होगी। तो ग्रेच्युटी कब दे होगी? तो ये ग्रेच्युटी कब दे होगी आपको पता होगा, श्रीमान एक्स जो है वो 6 वर्ष तक निरंतर सेवा देने के पश्चात उद्योग से त्यागपत्र ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी उद्योग में लगातार 6 वर्ष तक सेवा देता है, बल्कि यहाँ पर 6 वर्ष लिखा है, ये तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन जो इस ग्रेच्युटी अधिनियम में बात की गई है वो बात की गई 5 वर्ष की, 5 वर्ष की बात की गई है। अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष की बात की गई, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में 6 वर्ष लिखा, तब भी तो सही होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, श्रीमान एक्स अगर 2 वर्ष तक निरंतर सेवा देते हैं और उसके पश्चात उद्योग में ही कोई एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के पश्चात वो दिवंगत हो जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति देखी जाती है, तब भी इनको क्या है, तब भी इनको ग्रेच्युटी मिलेगी। तब भी क्या मिलेगी भाई? तब भी उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई आप बता रहे हैं सर, एक बार में बता रहे हैं कि 5 वर्ष तक सेवा देनी होगी, आप बता रहे हैं फिर यहाँ पर 2 वर्ष में ही सेवा दे रही है। तो 2 वर्ष में जब सेवा देनी हो रही है, तो उसकी उद्योग के दौरान दुर्घटना भी तो हुई है, तो दुर्घटना के लिए उसे ग्रेच्युटी या उपदान देना पड़ेगा, उद्योग को उपदान देना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, श्रीमान एक्स 5 वर्ष तक निरंतर सेवा देने के पश्चात उद्योग से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि भाई इनको क्या है, ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर 5 वर्ष भी सेवा दे रहे हैं और उसके बाद में वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तब भी उनको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय संघ यानी ट्रेड यूनियन जो है, इसके अधिनियम 1926 के अध्याय 3 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन को मिलने वाला अधिकार नहीं है? पंजीकृत ट्रेड यूनियन को मिलने वाला अधिकार नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में किस श्रेणी का औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा, तो इसमें जो धारा है, कभी कभी यहाँ से धारा भी पूछ ली जाती है, किस धारा के अंतर्गत ये स्ट्राइक और तालाबंदी की बात होती है, तो धारा याद कर लीजिएगा, धारा 22 के अंतर्गत, धारा 22 के अंतर्गत इसकी बात होती है। अब हम अगला क्वेश्चन जो देख रहे थे उसको देखेंगे एक बार। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अध्याय 3 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन को मिलने वाला अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार जो है वो पंजीकृत ट्रेड यूनियन को नहीं मिल सकता अध्याय 3 के अंतर्गत? पहला ऑप्शन दिया गया है, राजनैतिक उद्देश्य के लिए एक पृथक कोष का गठन किया जाए। अगर भाई ट्रेड यूनियन चलेगी तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य भी शामिल होगा, तो उस राजनीतिक उद्देश्य के लिए क्या है, एक अलग कोष की बात की गई है, जो कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा कौन सी है? इसकी धारा है भाई धारा 21, धारा 21 के नहीं सॉरी धारा 15 के अंतर्गत। ये इसकी धारा कौन सी हो जाएगी? धारा 15 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। 17 वर्षीय एक व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करना। भाई ट्रेड यूनियन के अंतर्गत कितने वर्ष तक का जो व्यक्ति है वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है? आप बताएंगे इसकी सर, इसकी एक धारा है धारा 21, धारा 21 में बताया गया है कि ट्रेड यूनियन में सदस्यता के लिए, धारा 21 में क्या बताया गया कि ट्रेड यूनियन में सदस्यता के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी दी गई है? 17 वर्ष की दी गई है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है बिल्कुल सही हो गए हैं। तीसरा देखेंगे, ट्रेड यूनियन के एजेंट द्वारा ट्रेड यूनियन के कार्यकारी की जानकारी के बिना ट्रेड विवाद के अभिप्राय से एक अन्यायपूर्ण कृत्य करना। भाई ट्रेड यूनियन की जानकारी के बिना अगर कोई एक ऐसा काम हो रहा है जिससे विवाद की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है, तो ऐसा काम करने के लिए ट्रेड यूनियन के खिलाफ होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, नियोजन संविदा में ट्रेड विवाद के अभिप्राय से किए गए कृत्य द्वारा परिवर्तन करना। तो परिवर्तन करना, भाई काम को परिवर्तित कर सकता है, ट्रेड यूनियन काम को परिवर्तित करवा सकता है। और ये किस धारा में बात की गई है? ये बात की गई धारा 16 के अंतर्गत। जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है उसकी धारा 16 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अधिकार नहीं है? तो अधिकार जो है वो ऑप्शन सी, यानी कोई भी ट्रेड यूनियन की सहमति के बिना अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे विवाद की स्थिति और ज्यादा बढ़ रही है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में
प्रसूति सुविधा प्रसुविधा अधिनियम 1961 के में दिए गए 26 सप्ताह की प्रसूति लाभ सुश्री एक्स को, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, दावा नहीं कर सकती हैं। अब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आएगा? देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, इनको पढ़िएगा। अगर मैं आपको बताऊं प्रसूति हित लाभ के बारे में, कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है, प्रसूति हित लाभ दिया जाता है, जिसमें उसको कितने सप्ताह का? 26 सप्ताह का हित लाभ मिलता है। मतलब 26 सप्ताह की जो है वो लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है 26 सप्ताह की। अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है कोई महिला, तो उसको 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है, लीव मिलती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये हित लाभ का दावा वो कब नहीं कर सकती, कौन सी स्थिति में दावा नहीं कर सकती। पहला दिया गया है उसका एक जीवित शिशु है तथा वह कमिश्नरिंग मां है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वह दावा नहीं कर सकती, दावा कर सकती है। उसका एक जीवित शिशु है तथा वह प्रतिनियुक्त मां के रूप में काम करती है। भाई उसका एक जीवित शिशु भी है और तब भी क्या है, प्रतिनियुक्त मां के रूप में काम करती है, तो ये हित लाभ का लाभ उठा सकती है। अगला ऑप्शन है उसका कोई जीवित शिशु नहीं है, और ये वाला है उसका कोई जीवित शिशु नहीं है तथा वह कमीशनिंग मां है, और उसका कोई जीवित शिशु भी नहीं है लेकिन वह कैसी मां है, कमीशनिंग मां है। तो इस स्थिति में भी वो क्या है, प्रसूति हित लाभ का फायदा उठा सकती है, प्रसूति हित लाभ का फायदा उठा सकती है। इसके बाद में अगला ऑप्शन दिया गया है उसका कोई जीवित शिशु नहीं है, मतलब बच्चा जो है वो जीवित शिशु नहीं है, लेकिन जीवित किस वजह से नहीं है, क्योंकि उसका क्या हुआ है, उसका गर्भपात हुआ है। गर्भपात की स्थिति में क्या है, वह 26 जो सप्ताह का छुट्टी दी जा रही थी, 26 वीक की, 26 वीक की जो लीव मिल रही थी, वो लीव नहीं मिलेगी। वो लीव क्या है, वो नहीं मिलेगी अगर उसका गर्भपात होता है। गर्भपात की स्थिति में उसको लीव नहीं मिलेगी। और इस स्थिति में देखा जा रहा है भाई लीव तो दी जाएगी, लेकिन कितनी दी जाएगी, तब लीव केवल मिलेगी 6 सप्ताह की। तब कितनी लीव मिलेगी भाई, केवल 6 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी ऐसी स्थिति में। अगर कोई जीवित शिशु नहीं है, बच्चा है जो मर जाता है, गर्भपात होता है अगर एक स्त्री का, तब उसको मात्र 6 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। अदरवाइज इन तीनों कंडीशन में जो ऊपर कंडीशन दी गई है, इसमें 26 सप्ताह की छुट्टी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 प्रसव के बाद काम पर लौटने वाली स्त्री के लिए कितने पोषणार्थ विराम निर्धारित किए गए हैं? तो एक तो विराम तो होगा ही होगा, जो इंटरवल का लंच का विराम होता है यानी ब्रेक होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है कि प्रसूति हित लाभ जिसको मिला है, उसके 26 सप्ताह के बाद में यदि वो महिला जो है वो काम पर वापस लौट रही है, तो उसको पोषण के लिए, मतलब बच्चे को भाई पोषण भी तो देना है, दूध वगैरह पिलाना होता है, फिर उसको देखना होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कितने विराम दिए जा सकते हैं? तो उसको इंटरवल के अंतराल अतिरिक्त 2 विराम और दिए जा सकते हैं। अतिरिक्त कितने? 2 विराम दिए जा सकते हैं। तो ये वाला ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्थिति कब तक रहेगी भाई, 2 विराम कब तक मिलेंगे? जब तक कि बच्चा जो है वो कितने महीने का नहीं हो जाता है, बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता है। जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता है, ऐसी स्थिति में इंटरवल के अलावा उसको 2 विराम बीच में और दिए जा सकते हैं उस महिला को, जो प्रसूति हित लाभ ले चुकी है। उस महिला को 15 महीने तक उसे क्या है, 2 विराम दिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा में। अगला क्वेश्चन है नियोक्ता और कर्मचारी के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना, यानी जो एक योजना है स्प्री योजना, SPREE योजना, ये 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है। जो स्प्री योजना है SPREE कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा अनुमोदित है। तो क्या ये अनुमोदित है? आप कहेंगे बिल्कुल अनुमोदित है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे स्प्री अपंजीकृत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को, जिनमें संविदात्मक अस्थायी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, पंजीकृत होने हेतु एकमात्र यानी वन टाइम अवसर प्रदान किया जाएगा, एकमात्र ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये जो है वो एक टाइम ही अवसर प्रदान किया जाता है, मतलब वन टाइम अवसर दिया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है इसके लिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वैसे, लेकिन जो है करंट इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने अपने सिलेबस में स्प्री योजना के बारे में भी बताया था डिटेल से।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बताना भाई, कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, ईपीएफओ ने अग्रिम दावों की स्वतः निपटान सीमा को वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 3 लाख रुपए सदस्य सेवाओं को वर्धित किया है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब भाई ये स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, क्योंकि 3 लाख रुपए नहीं किया गया है, कितना किया गया है, 5 लाख रुपए किया गया है। कितना किया गया है, 5 लाख रुपए किया गया है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और जहां जहां पर एक होगा उसको हम काट देंगे। तो देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ईपीएफओ ने पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान प्रारंभ किया था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी केवल 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए यानी ईएलआई योजना के लिए भारत सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहां पर जरूर देखिएगा, इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो है वो सही है। पूछा गया है ईएलआई योजना का परिव्यय लगभग 1 लाख करोड़ है। लगभग कितना है, 1 लाख करोड़ है। तो वैसे कितना था, लगभग यहाँ पर दिया गया है, लेकिन था कितना भाई, था 99,446, 99,446 करोड़, नहीं 99,946 करोड़। तो 99,946 करोड़ रुपए था। परिव्यय कितना था, 99,946 करोड़, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। जब 1 लाख करोड़ है तो ये वाला ऑप्शन जो है या स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे, ईएलआई योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक है कि वे कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों, जहां कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है वहां पर 2 कर्मचारी, और 5 अतिरिक्त कर्मचारी, जहां पर कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है वहां पर 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को कम से कम 6 माह के लिए दीर्घीकृत आधार पर रखें। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है वो सही हो जाएगा, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों, यानी स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए किस क्षेत्रीय समूह के साथ मुद्रा विनियमन मतलब स्वैप, स्वैप प्रणाली मतलब क्या कह सकते हैं भाई, स्वैपिंग क्या होता है, स्वैप तो यही होता है कि ऐसे ऊपर से नीचे कर लें इस तरीके से, इसी को तो हम स्वैप बोलते हैं ना। ये आपने देखा होगा, ये जो साइन बना होता है ये स्वैप का साइन होता है, आपस में एक्सचेंज कर लेना है, विनिमय कर लेना। मुद्रा विनिमय किया गया, स्वैप व्यवस्था की नई रूपरेखा का अनुमोदन किया है। तो नई रूपरेखा का अनुमोदन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, सार्क के द्वारा, सार्क के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया भाई, सार्क के द्वारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संघ के द्वारा इसकी बात की गई है। तो मुद्रा विनिमय किया गया, विनिमय किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पर लगभग 19 प्रश्न जो है वो डिस्कस किए, जो कि आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से संबंधित थे। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए ये किससे संबंधित थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से संबंधित थे, जो कि 19 प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो यहाँ से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे, और 15 प्रश्न जो है वो लेबर लॉ से पूछे गए थे। सोशल सिक्योरिटी से भी 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत जल्द आपके यूट्यूब पर एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, और या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए यानी पीवाईक्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जाते समय एक बार और मैं बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी भी कोर्स नहीं लिया है तो इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स मात्र आपको 499 रुपए में मिल रहा है। 499 रुपए में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे, टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स जो रहेंगे वो हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में रहने वाले हैं। अगर कोई विद्यार्थी ने 2025 का हमारा कोर्स लिया है तो उसके लिए ये कोर्स जो है वो मात्र 399 रुपए का होगा। ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड यूज करना है, और उसके बाद में ये कोर्स जो है वो आपको 399 रुपए का मिल जाएगा। कोर्स लेने के लिए आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो दिया गया है, देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा।
इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम वेब ऐप में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और पेड कोर्स में जाने के बाद में आप देखेंगे तो ये वाला कोर्स आपको मिलेगा, और वहां पर जो इसकी वैल्यू दिखाई देगी 799 रुपए होगी, और 799 से 499 लाने के लिए आपको 35 ईपीएफओ 35 कूपन कोड यूज करना होगा, मतलब 35% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स मात्र आपको कितने में, 499 रुपए में मिल जाएगा। तो देरी बिल्कुल ना कीजिए, एग्जाम वेब ऐप अभी डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए। बेसिक सब्जेक्ट में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया और इकोनॉमी हो गया, ये लगातार चल रहे हैं, और आपके जल्द ही 10 से 12 दिन में ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एंड हो जाएंगे। इसके बाद में हम इंडियन पॉलिटी और स्पेशल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये जो 2025 का पेपर है, इसके क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।